नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात राजस्थान की, जहां जीत के बाद लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा और साथ ही ऐलान 2 उप मुख्यमंत्रियों का भी हुआ है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। वासुदेव देवनानी होंगे स्पीकर। तो इस नई टीम से भी साफ हो गया है कि राजस्थान की कमान भी अब नई पीढ़ी के नेताओं के हाथ में सौंपी जा रही है। जातियों के समीकरण को ध्यान में रखा जाए तो मुख्यमंत्री आपको बता दें ब्राह्मण समाज से हैं, उप मुख्यमंत्री राजपूत और दलित समाज से आते हैं। दिल्ली से पहुंचे पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े की विधायकों के साथ बैठक में नामों की घोषणा हुई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद दिखे। गौरतलब है कि बीजेपी ने 115 सीटें जीती थीं और कांग्रेस के खाते में 69 सीटें गई थीं। तो आगे बढ़ने से पहले भरतपुर में भजन लाल शर्मा जी के परिवार के साथ बातचीत की है हमारे सहयोगी ललितेश कुशवाहा ने। राजस्थान के सीएम की घोषणा हो गई है और भरतपुर के नदबई निवासी भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम बन गए हैं। मैं उनके घर पर मौजूद हैं, उनके पिताजी और माताजी यहाँ हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम किशन स्वरूप है। सर, आपका बच्चा सीएम, राजस्थान का सीएम बन गया, कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान की मर्जी है भैया, भगवान की मर्जी है। उम्मीद थी सर आपको कि ऐसा हो सकता है? अब भैया उम्मीद नहीं को मत दो, भाई मर्जी अपने आप उम्मीद रह जाए, भगवान के हाथ में आता सब। क्या कहना चाहेंगे साहब, आपका बेटा राजस्थान का सीएम बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी बात है भैया, बनी बहुत, हाँ बहुत बढ़िया है। तो आप आज बात हुई थी आपकी बच्चे से? बच्चे से ना हुई, छोरा नाती रह गई, कन्हैया से कन्हैया दे गई बात। ये उनके पिताजी थे, उनकी माताजी भी हैं, मैं बात कर लेता हूँ। माताजी, आपका क्या नाम है? गोमती देवी। माताजी, आपका बच्चा राजस्थान का सीएम बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान को, गिरिराज बंसी बारे को, बालाजी महाराज को, भाई की मेहरबानी भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सबके बीच में भैया खूब काम करे, अच्छा काम करे, सब आशीर्वाद मेहनती आदमी, भगवान की मर्जी है भैया। हाँ, जनता के बीच में खूब काम करे, अच्छी तरह मेहनती आदमी। हाँ, लंबे समय से वो राजनीति में थे? राजनीति में लंबे से रहते राजनीति में मेरे, और मेहनती तनवंत करे होगा। हाँ, वैसे नहीं राजनीति में इन्हीं लेवल को चावल रोटी खाने छोड़ दी हूँ, रोटी खा के बेटे ना ही उठे, पर बेटा राजनीति करी पाने, रोटी ने धरी छोड़ जाऊँ। ये माताजी थी और ये बता रही है कि बहुत खुशी की बात है, इनको ऐसा महसूस भी नहीं था कि उनका बच्चा राजस्थान का सीएम बन जाएगा। उनके माता और पिता का यही कहना है कि राजस्थान में वो विकास करेंगे। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अविनाश कल्ला, वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से, प्रोफेसर बद्री नारायण, समाजशास्त्री हैं। तो अविनाश, पहला सवाल आप ही से, जब आप राजस्थान चुनावों के दौरान यहाँ पे आए थे, बहुत नाम डिस्कस हुए, ये नाम क्या आपके लिए भी आश्चर्यचकित करने वाला रहा? देखिए निधि जी, तब भी हम लोग बात कर रहे थे तो ये कहा गया था कि वही जो मोदी रची रखा। तो जो प्रधानमंत्री मोदी की अभी तक की परिपाटी रही है कि वो चौंकाते हैं अपने नामों और फैसलों के साथ, तो उन्होंने और एक नया नेता खड़ा किया भजन लाल शर्मा के नाम पे। अब यहां से भारतीय जनता पार्टी एकदम नए रूप में 2024 के लिए आपको। मैं अविनाश, आपके ऑडियो में भी हम रोकेंगे इस बात को। हमें बताया जा रहा है कि हम प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वहां पे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। डिबेट से पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्रकार के एस्पेक्ट्स सामने आ रहे हैं। इसलिए इस समिट से जुड़े प्रत्येक देश पर बहुत बड़ा दायित्व है। बीते दिनों में मुझे अनेक पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्री लीडर से मिलने का अवसर मिला है। मैंने उनसे मुलाकात में भी इस समिट की चर्चा की है। एआई के प्रभाव से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कोई भी छूटी नहीं है। हमें बहुत सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ
आगे बढ़ना है। और इसलिए मैं समझता हूं इस समिट से निकले विचार, इस समिट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मूलभूत मूल्य है उसकी रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत एआई टैलेंट और एआई से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है। भारत के युवा टेक एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स एआई लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भारत में हम एक बहुत ही जोश से भरी हुई एआई इनोवेशन स्पिरिट देख रहे हैं। यहां आने से पहले मुझे एआई एक्सपो में जाने का अवसर मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जीवन बदल सकती है, ये हम इस एक्सपो में देख सकते हैं। युवा एआई इनिशिएटिव के तहत चुने गए युवाओं के आइडियाज को देखकर मुझे ज्यादा खुशी होना बहुत स्वाभाविक भी था। ये युवा टेक्नोलॉजी के द्वारा सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में एआई से जुड़े सॉल्यूशंस की चर्चा तो अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। हाल ही में हमने एग्रीकल्चर में एआई चैटबॉट को लॉन्च किया। इससे किसानों को अपने एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट डिटेल्स और गवर्नमेंट स्कीम्स से जुड़े अपडेट्स जानने में मदद मिलेगी। हम एआई की मदद से भारत में अपने हेल्थ सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में भी एआई अहम भूमिका निभा सकती है। फ्रेंड्स, भारत में हमारा विकास मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में प्रधानमंत्री बोल रहे थे। और अब वापस राजस्थान का रुख करते हैं। अविनाश कल्ला हमारे साथ बने हुए प्रोफेसर बद्री नारायण। तो अविनाश, आप क्योंकि राजस्थान से हैं, भजन लाल शर्मा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए जो ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि जब उनका नाम की घोषणा हुई तो जानकारी हासिल हर तरह से की जा रही थी। थोड़ा इनके बारे में बताइए। मेरे सहयोगी जो राजस्थान चैनल के, वो कह रहे हैं कि पहली बार विधायक बने हैं, हालांकि पार्टी में बहुत अरसे से काम करते रहे हैं, माइक टेस्टिंग करते थे एक तरह से, और बड़े नेताओं को जो 4-5 विधायक बार के विधायक हैं उनको बुलाते थे, और अब उनको शीर्ष ये स्थान मिल गया राजस्थान में। एक बहुत रोचक बात है निधि जी कि आज जब दोपहर में राजनाथ सिंह आने वाले थे तो जो अधिसूचना जारी हुई थी कि इतने बजे एमएलए आएंगे, उनका नामांकन होगा, उनका भोज होगा, उनकी तैयारी होगी, वो भजनलाल शर्मा के साइन से ही जारी हुई थी। दोपहर में उन्होंने मीडिया को करीब 1 बजे बाइट दिया था कि राजनाथ जी आने वाले हैं, ये प्रक्रिया रहेगी। तो उन्हें खुद अंदाजा नहीं था। पिछले 3 जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन तीनों के साथ ये संगठन में काम करते रहे। एबीवीपी से जुड़े और भरतपुर में नदबई से आते, तो संगठन का काम कर रहे थे। और इनको जो सीट दी गई वो भारतीय जनता पार्टी की एक ट्रेडिशनल सेफ सीट थी, सांगानेर। वहां से इन्हें उम्मीदवारी दी गई, और जिन्हें हटाया वो थे अशोक लाहौटी, जयपुर के मेयर रह चुके हैं, वसुंधरा राजे के करीबी थे। तो अभी की जो भाजपा की नई टीम है या नए प्रदेश अध्यक्ष है, उसमें ये संगठन महासचिव जो है चंद्रशेखर, उनके करीबी माने जाते हैं, पहली बार के विधायक है। और मुझे लगता है इनको भी बहुत थोड़े समय पहले ही पता होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। पर हाँ, एबीवीपी से आते छात्र राजनीति का एक हिस्सा रहे। बिल्कुल। और इससे ज्यादा आप लोग सब गूगल सर्च कर रहे हैं कि भजनलाल जी है कौन। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम है, बहुत दिलचस्प है। इससे अगर प्रोफेसर बद्री नारायण, क्योंकि आप समाज को पढ़ते हैं,
जिस तरह से जो विपक्ष है वो ओबीसी जनगणना को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर जोर देता रहा है, क्या जिस तरह से ये नेतागणों को जिनका चुनाव हुआ है वो एक तरह से जवाब है, आप किस तरह से देख रहे हैं उनका नाम आना, या दो उप मुख्यमंत्री जिस तरह से राजपूत समुदाय से दिया कुमारी जिनका नाम तो सीएम पद के लिए चल रहा था, आपका आंकलन? निधि जी, मुझे लगता है कि बीजेपी एक तरह से सोशल बैलेंस स्टैब्लिश करने में बहुत दक्ष पार्टी है, जिसको माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो वो आपने देखा कि राजस्थान में एक शर्मा जी को, ब्राह्मण कम्युनिटी के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर, और साथ में 2 दलित और एक राजपूत कम्युनिटी को, जो वहाँ के राजनीति में जो मैटर करती हैं जातियां, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जिनके नंबर्स भी हैं, तो उस तरह से। और अन्य राज्यों में एक्चुअली एक राज्य का जो चयन है उसको आपको अन्य राज्यों से जोड़ के देखना पड़ेगा, वो एक्सक्लूडेड नहीं है, क्योंकि एक तरफ एक जगह यादव को ओबीसी को दिया, एक जगह ट्राइबल को दिया और एक जगह ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण के साथ 2 मुख्यमंत्री बनाए। तो ये जो कहानी है निधि जी, उसकी व्याख्या इन तीनों को जोड़ के की जा सकती है। यानी राजस्थान के ट्राइब्स भी को ये मैसेज है विष्णु साय से, देखिए हमें एक ट्राइबल भी बना हुआ है, वहां के ओबीसी को मैसेज है मोहन यादव से, देखिए यहाँ मोहन यादव, एक यादव भी ओबीसी भी बना हुआ है, और यहाँ के ब्राह्मण को मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के भंवरलाल शर्मा जी से मैसेज जाता है। तो एक तरह से ये 3 मिलके एक कहानी रचते हैं, और बीजेपी इस मामले में बहुत ही कहते हैं रिस्क लेने वाली पार्टी है। जैसे मोस्टली क्या होता है, भाई जो ऑलरेडी कॉन्वेंशनल लीडर है वो चौहान है, उन्होंने इतने मेहनत की, करार बना दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, एक नए लीडरशिप विकसित होनी चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर बद्री नारायण, समय मेरे पास कम है, संक्षेप में मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगी। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी अविनाश की, ये तीनों राज्यों में जिस तरह से शीर्ष नेता पद का ऐलान हुआ है, बीजेपी अब नई पीढ़ी के नेताओं की तरफ उसने रुख किया है, एक ये साफ मैसेजिंग चली गई है, इसका 2024 पर भी असर हो सकता है, आपका क्या टेक है? देखिए निधि जी, जिस तरह का बहुमत मिला है इन तीनों राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी को 2024 को लेके काफी ऊर्जा मिली होगी, वो काफी सिक्योर फील कर रहे होंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो उन्होंने इन सीट्स में भी 6 लोकसभा सांसदों को उतारा था, तो उन्होंने वहां पे अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी आ रही तो उसको रिजीव करने की भी कोशिश की। और इससे भजनलाल शर्मा को जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसको दोपहर तक सिर्फ वही काम दिए जा रहे थे जो पार्टी में एक ऑर्गेनाइजर करता है, उसको मुख्यमंत्री दिया, हमारा भी नंबर लग सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वही बात की, एक ऐसा है मुझे 2024 के चुनावों में उनको राजस्थान में बढ़त दिखती है। मुझे नहीं लगता कि उनको अपनी पोजीशन होल्ड करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब प्रोफेसर बद्री नारायण, संक्षेप में आपसे भी। देखिए, मुझे लगता है कि निधि जी, ये जो 2024 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग दिखाई पड़ रही है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन दे करके एक तो उसका असर पड़ेगा। दूसरा जो असर पड़ेगा निधि जी, वो पड़ेगा कि जो नए नेतृत्व, ये जो नए नेता उभर रहे हैं, ये नए नेता अपने अपने राज्यों में एक नई तरह के आशा और भविष्य को सृजित करेंगे, और ये पूरे देश में कैंपेन करेंगे। सिर्फ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में भी कैंपेन करेगा और वो बिहार में भी करेगा। तो एक तरह से उन्होंने एक ऐसे सोशल फोर्सेस को कल्टीवेट किया जो बीजेपी के पॉलिटिक्स को सप्लीमेंट करे और उसको 2024 के लिए मजबूत करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। समय मेरे पास इतना ही, लेकिन वाकई में एक नई सोशल इंजीनियरिंग है और 2024 के लिए इसे तैयारी माना जा रहा है, जिस तरह से तीनों राज्यों में नई पीढ़ी के नेताओं को कमान दी जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने वीज़ा नियमों में बदलाव किया है, जिसे काफ़ी कड़ा बताया जा रहा है। वहाँ की सरकार का कहना है कि नए नियमों से ऐसे लोग आएंगे जिनकी ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत है। नए नियमों से शोषण का खतरा कम करने में मदद मिलेगी, ये ऑस्ट्रेलिया सरकार का मानना है। लेकिन भारतीय छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्या? पढ़ाई हो, बाद में नौकरी हो, जो भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में भविष्य तलाश रहे हैं, उनके सपनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं
आदर्श खंडेलवाल, CEO कॉलेजिफाई और को फाउंडर भी हैं इसके। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जुड़ने के लिए। ज़रा समझाइए ऑस्ट्रेलिया के जो ये नियम बदले हैं, क्या असर पड़ेगा हमारे छात्र जो वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? निधि जी नमस्कार। पहले तो बहुत ही आलोचना करता हूँ, ये जो न्यू रूल्स रेगुलेशंस लागू किए गए हैं ये जस्टिफाइड नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इस समय नाजुक स्थितियों से गुजर रहा है। हाउसिंग क्राइसिस है जो स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स की वजह से नहीं है, उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके अपने गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की वजह से है। तकरीबन 5,10,000 स्टूडेंट्स हैं आज के दिन में इमिग्रेंट्स। अगर आप देखें तो 2020 में पैंडेमिक में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को धुतकार दिया था, निकाल दिया था, उनका ट्रैवल बंद कर दिया था। तब हम समझे, तब हमने समझा कि चलो उनकी अपनी क्राइसिस है, पैंडेमिक है। फिर 21-22 में वो फिर आ गए हमारे पास इंडिया में प्रचार करने, मार्केटिंग करने कि स्टूडेंट्स को फ्री इंसेंटिव देना शुरू कर दिए कि आप आइए हमारा कंट्री में, आपका बहुत स्वागत होगा। फ्री वीजा, वर्क पॉलिसीज काफी ग्रांट हुआ उनको। अब आज ये न्यूज फिर निकल के आ रहा है कि उनको अब इंडियन स्टूडेंट्स को वहां पे कई तरीके की दिक्कतें फेस हो रही है। परिवार जो बच्चे खास करके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में गए हैं, काफी चैलेंजेस, काफी उनको टेंशन माहौल क्रिएट हो गया है इस समय। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का किसी भी स्टेबिलिटी नहीं रहना इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो आप हमारे बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे जो विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना भविष्य तलाशते हैं? कौन से और देश हो सकते हैं या इस समय क्या करें? इस समय भारत बहुत अच्छे समय से गुजर रहा है। गिफ्ट सिटी का भी हमने देखा है कि कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने ही पहले इंडिया में अनाउंसमेंट किया कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। बहुत कुछ स्किल्ड अगर आप हो और आप में बहुत अगर कोई एक स्किल्ड एरिया में, या कंप्यूटर साइंस हो, एनालिटिक्स हो, या आपका फार्मास्यूटिकल हो, स्पेशलाइज्ड डिग्री कोर्सेज करने बाहर जाएं। नए देश उभर के आ रहे हैं जो बहुत वेलकमिंग हो रखे हैं समय, और जो गेन भी करेंगे वो है नेदरलैंड्स, साउथ कोरिया, जर्मनी। ये सब कंट्रीज अब काफी कुछ इंसेंटिवाइजेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बहुत तरीके का रास्ते, दे आर गिविंग अस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखना है इस समय में। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में जॉब बहुत मुश्किल है अभी, और अगर आप बहुत स्किल्ड हो तो ही स्टडी अब्रॉड की तरफ देखें। अगर आप में ऐसा कोई स्किल हो जो आप वहां पे जाके अपने आप को खड़ा कर पाएं तो ही इंटरनेशनल एजुकेशन का आप आगे बढ़ें उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श खंडेलवाल जुड़ने के लिए और हमारे छात्रों को सलाह देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे और JNU से जुड़ी खबर दिखाएंगे। JNU में अब छात्र धरना प्रदर्शन करेंगे तो 20,000 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर देशद्रोह के नारे लगे तो 10,000 रुपये का फाइन लगेगा। प्रदर्शनकारियों को विश्वविद्यालय से निकाला भी जा सकता है। JNU के छात्र संगठन इसे लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं। एक रिपोर्ट। जिस JNU से मौजूदा सरकार के दो कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण और S जयशंकर निकले, जहां से लेफ्ट की राजनीति के प्रकाश करात और सीताराम येचुरी निकले, वहां अब राजनीतिक आंदोलन का रास्ता रोकने वाले आदेश निकाले गए हैं। इन आदेशों के तहत शैक्षणिक और प्रशासनिक परिसर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी धरना, भूख हड़ताल, विरोध आदि नहीं होगा। ऐसा करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है और 2 सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। JNU में रहने वाले लोगों के घर के आसपास प्रदर्शन करने या उनकी निजता भंग करने या धमकाने पर भी 20,000 रुपए का जुर्माना होगा और यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। देश विरोधी पोस्टर या पैम्पलेट छापने और चिपकाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेफ्ट छात्र संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। JNU वो यूनिवर्सिटी है जहां पे अभी भी देश के तमाम गली कूचों से, गांव से आने वाले स्टूडेंट्स अभी भी JNU का सपना देख सकते हैं।
जेएनयू में स्टूडेंट्स पढ़ने का सपना इसलिए देख सकते हैं क्योंकि जेएनयू का इतिहास है धरने का, प्रोटेस्ट का इतिहास है। हम वही यूनिवर्सिटी बन जाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, जहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टूडेंट बॉडीज़ को रिप्लेस कर दिया जाएगा काउंसिल से या बॉडी से, संभालने वाली बॉडीज से। आज तमाम यूनिवर्सिटीज़ में यही हो रहा है। केवल लेफ्ट ही नहीं बल्कि राइट भी, यानी एबीवीपी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन देखने के बाद मेरा ये पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि सजेशन मान लो, ऑब्जर्वेशन मान लो कि जेएनयू का जो मोटो है ना, कि अभी जो रिसेंटली आया कि डार्कनेस अनटू लाइट, उसका प्लेस में रखना चाहिए था डेमोक्रेसी अनटू डिक्टेटरशिप। क्यों? कि ये जो मेजर्स आया है इसमें आपको दे आर नथिंग बट टू स्टिफुल द स्टूडेंट एक्टिविज्म इन द कैंपस एंड टू सी द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। जेएनयू कुलपति का कहना है कि ये सारे नियम कायदे पहले से ही थे, उन्होंने केवल इन नियम कायदों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास करवाया है। सर पहला है, ये मैन्युअल नया नहीं है। अच्छा, ये मैन्युअल में आने से पहले ही इतने फाइन भर रहे थे। अच्छा, ये सिर्फ हमने लीगली साउंड कर दिया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से बच्चों दिल्ली हाई कोर्ट गई, जाने के बाद वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट से हारने के बाद आकर यहाँ फाइन भी भरे थे, जितना अभी है वही है। मैंने कुछ नहीं बदला, इतना ही वो डॉक्यूमेंट को हम थोड़ा लीगली साउंड कर दिया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये कदम जेएनयू के भीतर देश और समाज की लोकतांत्रिक समझ बढ़ाने के अवसर सीमित नहीं करेगा? दुनिया भर में विश्वविद्यालय विचार विमर्श का केंद्र होते हैं। छात्र यहाँ पर केवल कोर्स नहीं पढ़ते बल्कि देश और समाज की राजनीतिक समझ भी विकसित करते हैं। वो धरने करते हैं, आंदोलन करते हैं और अपनी एक राय बनाते हैं। जेएनयू में ये परंपरा बहुत पुरानी है और यहाँ से हमारे कई बड़े नेता निकले हैं। जेएनयू में धरना प्रदर्शन बाधित करने का ये फैसला उसी बौद्धिक सामाजिक परंपरा पर चोट है। इससे विश्वविद्यालय की गरिमा तो कम होती ही है, साथ में छात्रों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। आइए एक बार फिर से चलते हैं राजस्थान। नव निर्वाचित उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से बात की हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत। मेरे साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी हैं जिनसे मैं बात करूं। मैम, सबसे पहले तो एनडीटीवी की तरफ से बधाई हो, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे मंत्री जी राजनाथ सिंह जी को, हमारे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष सीपी जोशी जी को और हमारे प्रदेश के सभी प्रभारीगण को, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे ये जिम्मेदारी आपने सौंपी और बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल पूरी तरह से निभाने का प्रयास। आप एक डिप्टी सीएम के तौर पे, क्योंकि आप खुद एक महिला है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर रहते हुए आपने महिलाओं के भी काफी मुद्दे उठाए, कैसे देखती है? देखिए, जो ये मुद्दा है महिला अत्याचार का, बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को खोखला करके रख दिया है, लेकिन अब हम सब मिलकर राजस्थान को फिर से एक विकसित प्रदेश बनाएंगे, एक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। महिलाएं सुरक्षित होंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर प्रकार से विकास का काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे। मैम, लास्ट सवाल, भजनलाल शर्मा जी को सीएम बनाया गया है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता को, कर्मठ कार्यकर्ता को पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ और उनके साथ मैंने संगठन में काम किया है, अब सरकार में भी काम करने का अवसर मिला है। ये थी दिया कुमारी जिनका साफ तौर पे कहना है कि भजनलाल शर्मा है, उन्होंने संगठन के लिए भी काम किया है, अब उनके साथ कह सकते हैं कि सरकार के अंदर भी काम करने का मौका मिला है। जयपुर से सुशील के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। और आइए सीधे अब चलते हैं, आपको बात करते हैं अयोध्या की। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में लगातार निर्माण जारी है। शहर में जमीन जायदाद के दाम आसमान छूने लगे हैं। तानिश की रिपोर्ट।
अयोध्या में बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है आधारभूत ढांचा। राम मंदिर के उद्घाटन में बस 1 महीना बाकी है और यहाँ होटल वालों की, कारोबारियों की, निवेश करने वालों की भीड़ लगी हुई है। जमीन जायदाद के दाम आसमान छू रहे हैं। अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर रहते हैं रंजन लाल। उन्होंने गांव में अपनी संपत्ति बेच दी है और अयोध्या में कारोबार शुरू करने के लिए शहर के पास जमीन खरीदी है। मंदिर का निर्माण होने की वजह से यहाँ रोजगार की संभावना ज़्यादा है, इसलिए कुछ रोजगार करेंगे और रेट भी यहाँ कुछ ज़मीन के ज़्यादा हैं। रंजन लाल खुद को खुशकिस्मत मानते हैं। स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि कभी इस ऊँगते हुए शहर में इन दिनों बड़ी हलचल है। कोई संपत्ति नहीं है जो खरीदे जाने के लिए बची हो। अयोध्या के आसपास कहीं कोई ज़मीनें हैं ही नहीं और जो आउटर साइड में हैं वो 3000 से के रेट्स जो होने चाहिए थे वो 5000, 7000, 8000 कोई रेट नहीं रह गया है और उसके बाद भी मार्केट में डिमांड है। राम मंदिर के आसपास वैसे तो कोई ज़मीनें नहीं हैं, मगर अगर हैं तो उनका कोई रेट नहीं है। आप मुंह से जो बोलोगे वो मिल जाएगा। अयोध्या के स्टैंप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 2018 से 2019 में 9867 सेल डीड हुई थी। इस साल यानी 2022 से 2023 में ये तादाद दुगने से ज्यादा हो गई है, 20,067। बहुत से लोगों का मेरे पास भी फ़ोन आता है कि हमको अयोध्या में ज़मीन दिला दीजिए, अयोध्या में ज़मीन दिला दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं हमें रिजॉर्ट बनाना, हमें होटल बनाना है। तो अयोध्या में जो वर्तमान स्थिति, यहाँ पे ज़मीन लेने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे ज़मीन क्रय करना चाहते हैं, जिससे हमारे विभाग स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का राजस्व प्राप्ति भी काफ़ी बड़ा है। जैसे जैसे इनॉग्रेशन की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लोकल लोगों को उम्मीद है कि टूरिज्म से उनके शहर की और उनकी खुद की भी आमदनी बढ़ेगी। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से तनिष्क पंजाबी, NDTV।